हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स क्लास 6 के सिविक्स चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़े थे कि समीर एक और समीर दो। फिर कैसे व्यक्ति डिस्कस करने के लिए हम पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो एक कैसे पढ़ता और दूसरा कैसे नहीं पढ़ पाता, किस प्रकार से किसी को किसी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, उसी के कड़ी में आगे इस चैप्टर का हम आगे पढ़ेंगे, जो आप अपने बुक में देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। यहाँ से हमें स्टार्ट, जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है व्हाट डज द डाइवर्सिटी एड आवर लिव्स, यानी इसका अर्थ होता है कि विविधता, आप लिख सकते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। इसका अर्थ होता है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। समृद्ध माने मजबूत करती है, बनाती है, समझाती है, यानी हम समृद्ध अपने आप को मजबूत कैसे बनाते हैं। आज हम इस कड़ी में इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि हमारा देश, हम पहले भी बताए हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न रंग रूप वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के पहनावे करने वाले हैं। यानी इन तरह से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के रंग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसे विविधता कहते हैं, माने भिन्न भिन्न। इस कड़ी में आज इस पॉइंट से हम आगे चलते हैं। कहता है जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम ए फ्रेंड, यू माइट हैव फ्रेंड हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। आप इस बात को सोचिए कि समीर एक और समीर दो, जैसे कि एक समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार भी मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे कि कैसे लगते हैं, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। जब दोस्ती होती है तो ऐसा वास्तविकता में हम लोग करते हैं, एक दूसरे का पहनते हैं और समझते हैं और उसकी भाषाओं की सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोगों की दोस्ती में अच्छी मजबूती प्रदान हो। अब नीचे इस बॉक्स में आपका दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, आप लोग पढ़ेंगे इसको, कि कहता है कि सूची बनाने के लिए कि भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन से व्यंजन आपने खाए हैं। अगर अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की भी सूची बनाए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं, यानी आपकी मातृभाषा में कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिसे आप भली भांति जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, उस भाषाओं को हम लिखें, सूची बनाएं। ये बॉक्स में आपको दिया गया है बुक के द्वारा, जो आप कर सकते हैं। अब इसी में कहता है कि आपको यू प्रोबेबली लाइक द रीडिंग एंड द हियरिंग स्टोरीज एंड द एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपुल एंड इवन द घोस्ट। आप कहते हैं कि आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानी पसंद होगी। बहुत सारे बच्चों की कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, बहुत को लिखना बहुत पसंद होता है। बहुत बच्चे अपने नानी, दादी, माँ, पापा, अपने भाई बहन, दोस्त और पड़ोसी, उन लोगों से कहानी सुनने की बड़ी ही चेष्टा रखता है, इच्छा रहता है कि मैं उनसे कुछ कहानी सुनूं। और जो बहुत ऐसे भी बच्चे उसमें होते हैं जो सुनने के बाद कुछ कल्पना करता है, अपनी सोचता है और लिखने की प्रयास करता है। तो इसमें भी आपके द्वारा हमें बताया गया है कि संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। ऐसा होता है कि एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो अच्छा अनुभव भी प्राप्त करते हैं और मन में एक अलग प्रकार की उल्लास होती है। उसके पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार भी मिलते हैं। यानी जब आप नया कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे, किसी से सुनेंगे, तो मन में भी एक अलग, आपका भी अलग विचार आता है कि हम भी इसके बारे में कुछ लिखें।
जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों से वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। यानी हमारी जो वास्तविक जीवन जो हम जी रहे हैं, जो वास्तविकता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक है। आप कभी ऐसा भी देखे होंगे कि जब आप मूवी देखे होंगे या कोई प्रचार देखते होंगे अपने टीवी पे, तो उसमें नीचे में लिखा रहता है कि ये जो पिक्चर बनाई गई है वो काल्पनिक है। काल्पनिक माने क्या? सोच से विचार कर बनाना, वो काल्पनिक हुआ। और कुछ ऐसे भी घटनाएं होती है जो हमारे जीवन से जुड़ी होती है, रिलेटेड होती है। उस कहानी को भी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं और लिखने की प्रयास करते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, जो हमसे रिलेटेड वास्तविकता होती है उसमें। और कुछ ऐसे हैं जो काल्पनिक होते हैं, उस पर ध्यान हमको देना पड़ता है, समझना पड़ता है। समझने के लिए सोचना पड़े, हमारी सबसे पहले सोच होनी चाहिए कि हम किस प्रकार, तभी आप कुछ कल्पना कर सकते हैं। जब हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने को बराबर में किसी को समझेंगे तो हम कल्पना भी कर सकते हैं और उसके बारे में समझ भी सकते हैं। तो कहते हैं लिव टू द फॉरेस्ट क्लोज टू द एनिमल्स। ऐसे कुछ लोग जंगल के जानवरों के नजदीक, द फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड द चूजन टू द राइट ऑफ द देयर फाइट एंड द फ्रेंडशिप। Other read real the account of the king and the queens and wrote the stories on the childhood memories of the school, and the friends wrote the story of the adventure. Imagine if all the story letters and the writing that you have heard and read so far were forced to live, and the writer that you have heard and the read. यानी इसका मतलब है कि आप कहते हैं कि कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्हें जानवरों से दोस्ती, लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोग भी राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और उसके समझ के बारे में सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, यानी अपनी बचपन को याद करते हुए स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए, कल्पना माने सोचिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारकों या कहानी सुनाने वालों की ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते हों जैसे शायद आलू ही, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वैसे कहानियां लिख पाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? ये हम सोचेंगे। अब नीचे में आपको कुछ कह रहा है, ये आप देखिए कि कहता है कि इमेजिन दैट यू आर द राइटर। इस बॉक्स का कहना, आपका कहना है, इस बॉक्स के द्वारा आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहते हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचते हैं कि आपको ऐसे जगह में रहने में मजा आएगा? उन 5 चीजों की सूची बनाए जिनकी कमी ऐसी जगह में से सबसे ज्यादा खलेगी। इस बॉक्स का ये कहना है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब है इसके नीचे दूसरा पॉइंट कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। भारत में विविधता क्या है? अब हम देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि भारत में विविधता, आप नोट कर सकते हैं। अब कहते हैं इंडिया इज ए कंट्री ऑफ द मेनी डाइवर्सिटीज। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह के काम करते हैं, कि चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। करते तो सब हैं, सब काम करते हैं, बोलते भी सब हैं, लेकिन सबके बोलने का तरीका अलग होता है, पहनने का तरीका अलग होता है, रहने का तरीका अलग होता है, खाने का तरीका अलग होता है, यानी सबका अलग तरीका एक भिन्न भिन्न होता है। दूसरा पॉइंट, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम विविधता को कैसे समझें? अब है कि विविधता को समझना हमारे लिए कैसे आसान होगा। तो कहता है ए लिटिल मोर देन 200 ईयर एगो टू लॉन्ग द बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार became a part of our lives. People traveled from one part of the world to another in the ships, on horses, on camels और on the foot. कहते हैं करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज
बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे, फिर पैदल चलकर भी जाते थे। अक्सर वे यात्रा खेती और बचने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था और इसलिए लोग नए जगह अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता तो वे नई जगह पर जाकर बसते। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ऐसा होता था पहले के समय में कि कुछ युद्ध के कारण भी, जब ज्यादा युद्ध होता था तो उस स्थान से लोग डर से सहम के वहां से अपनी जगह बदल लिया करते थे ताकि वो सुरक्षित रहें। लोग जब नई नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था, क्योंकि वहाँ के रहने का जो भी पहले से लोग रहते हैं उनके रहने के तरीका अलग थे, तो कुछ उन्हीं की तरह ढल जाते थे रहने की। कुछ चीजें वे भी नई जगह अपना लेते थे और कुछ चीजों से पुराने डरे पर ही चले रहते थे। यानी कुछ तो उनकी अपनी सोच और कुछ उनका अपना, जिससे वो अपनी तरीकों को थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव करते। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। इनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि इस तरह की विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों से वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने से योगदान किया है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोग कपड़ों और खान पान की आदतों में भी फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। शहर के लोग तो अपना जीवन यापन करने के लिए तो काम करते हैं, लेकिन सब्जी तो उगा नहीं पाते हैं और अनाज भी नहीं उगा पाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर करते हैं, यानी बाहर से जो चीज़ आएंगे वो बाजार में आने के बाद ही वो अपनी खरीदारी कर पाएंगे। अब कहते हैं आइए भारत के दो भागों के बारे में हम जाते हैं। लेट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मीन when we see that the historical and the geographical factor inclusion and the diversity the reason we can do this the by reading about life the different part of the country Kerala and the Ladakh। कहता है आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र को विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का अक्सर क्या असर पड़ता है, उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो आप इसमें देखिए कि इस पॉइंट में 3 पॉइंट दिया हुआ है जो एक आपको कुछ कह रहा है। कहते हैं कि इस चीज को आप देख सकते हैं कि एटलस के भारत का जो नक्शा है, लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया इज द एटलस। आप कहते हैं एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों में भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी एक सूची बनाइए। हो सकता है तो बनाएंगे, नहीं तो केवल आप लोग रीडिंग देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे इस बॉक्स में लद्दाख के बारे में आपको बता रहा है कि लद्दाख इज ए डिजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर टू द पॉसिबल एयर सिंस दिस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज द कवर्ड इज स्नो फॉर ए large part of the year. There are very few trees and can grow in the region for drinking water. People depend on the melting snow during the summer months। अब कहता है कि जम्मू लद्दाख के भागों में जैसे ऊंचे पहाड़ और रेगिस्तान का इलाका होता है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में यह एक बसा हुआ एक ऐसा रेगिस्तान इलाका है जहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है।
क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर ही निर्भर करते हैं। जब बर्फ पिघलेगा तो उसकी पानी से वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है, यानी पश्मीना ऊल, यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, पश्मीना ऊल प्राप्त होता है जो बहुत ही खास होता है। उसका यह ऊन कीमती, बहुत ही कीमती होता है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन का इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जो है कहता है कि द पीपल ऑफ द मीट एंड द मिल्क प्रोडक्ट लाइक द चीज एंड द बटर। अब यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज यानी खास तरह का जो जिसे हम लोग छेना कहते हैं, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक ऐसा अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिसमें गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं, जो हमारे देश से अलग है, उसे तिब्बत कहता था। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। अब लद्दाख का ये एक और भी खास था कि रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, यानी हमारे बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्मी जो थे वो तिब्बत के रास्ते हमारे देश आए। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले, यानी बुद्धिज्म जो है, यहाँ पे आप देखिए कि कह रहा है कि देन 400 ईयर्स एगो, यानी 400 साल पहले यहाँ लोग इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख के गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख के काफी प्रभावित है, यानी ये देख सकते हैं आप, केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय द बौद्ध, मुस्लिम एंड द बुद्धिस्ट, जो यह बहुत ही खास है, में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ भी बहुत प्रकार के लोग हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर, अपने अपने छोटे छोटे पर्वों पर नाटक खेलते हैं, कहानियाँ सुनते हैं और उस कहानी को नाटक के द्वारा दर्शाते हैं। अब चलते हैं, कहता है केरल। केरल इज द स्टेट इन द साउथ वेस्ट corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. A number of species like the pepper, cloves and the cardamoms are grown on the hills. It is the species that the made in the region. अब कहता है कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। यहाँ ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले, यानी यहाँ पे देखिए कि Apostle Christ Saint Thomas is believed on the come to the nearly 2000 years ago and the credited with the bringing the Christianity to India. यानी लगभग 2000 वर्ष पहले थॉमस आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इन बतूतों ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, यानी वहाँ के जो मुसलमान लोग रहते थे वहाँ उनको बहुत ही इज्जत किया जाता है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे, जो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई
हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी, अब यहाँ के चीन के भी कुछ ऐसे व्यापारी थे जो केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल अधिक मात्रा में खाते हैं। जो यहाँ पे देंगे ज्योग्राफी और ऑफेन द टाइड टू द एग्रीकल्चर लाइफ ऑन ए रीजन, यानी उस पर खेती पर निर्भर होते थे। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, द इन्फ्लुएंस डाइवर्स कल्चर इज नॉट द मेयरली थिंग टू द पास्ट। अब कहते हैं केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहाँ हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब में आने वाले व्यापारी से प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार भी काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज, जीने की तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन यानी हमारे रहने की जो रोज की रहने के जो अपना रहना है, रहने के जो हमारी आदतें होती है, टुगेदर एंड हियर द स्टोरीज अबाउट ईच अदर, लिव द कस्टम एंड द ट्रेडिशन, यानी अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं, वो उनकी बातों पर ध्यान रखते हैं। अब है यूनिटी इन इंडिया, यानी विविधता में एकता। आप इसे लिखेंगे विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। यानी उसमें ये नहीं था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, या कौन काला है, कौन गोरा है, कौन उजला है, इसका कोई उसमें अंतर नहीं था। सब मिलजुल कर उनके खिलाफ एक साथ आवाज उठाया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों को फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक हैं। हम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हम इसमें किसी को अपना दखल अंदाजी नहीं देने देंगे। इसी कड़ी में आप नीचे देखेंगे कि कुछ आपको कहानी दिया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस कहानी का इस लाइन का अर्थ है, कहता है कि डोंट फॉरगेट दैट द डेज ऑफ द ब्लड, ओ फ्राइंड इन द मिस्ट ऑफ योर द हैप्पीनेस, रिमेंबर टू द शेड ए टीयर फॉर अस। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। कहता है कि द हंटर हैज torn away every single flower, do the plant a flower in the desert garden, dear friend, having the fallen। अब कहते हैं डियर फ्रेंड, सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हम अड़े। Having fallen to the belated we slept in the जालियावाला बाग। कहता है गोली खा के सोए जालिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना,
दीन खून के हमारे। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते एक रंग में दामन भीगे के जाना, दीन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दीन खून के हमारे। डोंट शेड टू फे टीयर फॉर सेम ओ फ्रेंड, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन IPT। ये लिखा गया, कविताएं कही गई है, ये जो श्लोक यहाँ पर लिखा गया है, यह एक इप्टा नाट्य संघ से, भारतीय जन नाट्य संघ जो है इप्टा, उस संघ से यह लिया गया है और इसे यहाँ पे दर्शाया गया, इससे हमारे देश प्रेम को दर्शाता है। अब कहता है कि आप नीचे आप एक देखिए, यह तो गीत आप, दिस सॉन्ग वाज द संग आफ्टर द जालियांवाला बाग मैस्केर इन द अमृतसर, टू व्हिच द ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ द अनआर्म्ड। कहते हैं यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चला दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जाने गई और उसमें भी ज्यादा घायल भी हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब हमारे देश स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही थी, तो गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? अगर आपसे कोई ऐसा कहे कि आप भारत के झंडे के बारे में जानते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? एक कहता है, डू यू नाउ द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? आप इंडियन के भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। जैसे इसे पहले भी कहते हैं, कल्पना करना और उसको उतारना एक अच्छी बात होती है। इसी तरह हमारे जो भी उसमें क्रांतिकारी थे, इट वॉज यूज्ड ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपुल द एवरीवेयर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की कल्पना की गई थी। इस झंडे में जो सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, यानी अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। अब इस बॉक्स में देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। हम जो राष्ट्रगान गाते हैं, उस राष्ट्रगान को कैसे हमें समझाता है, हमारी राष्ट्रीयता के प्रति हमारी भावना को कैसे जगाता है, इसे हम लिख सकते हैं। सोच के अपनी कल्पना तो कर ही सकते हैं, विचार कर ही सकते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं कि कुछ आप इस चैप्टर को पढ़ के सबसे पहले एक बात और सुने कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सभी बच्चे नोट्स जरूर तैयार करेंगे और इस क्वेश्चन का हम हिंदी बता रहे हैं, जिसे आप बनाएंगे। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल द सेलिब्रेटेड इन योर द लोकेलिटी, व्हिच ऑफ दिस द सेलिब्रेशन आर द शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ द डिफरेंट रीजनल एंड द रिलीजियस कम्युनिटी। यानी अपने इलाके के मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए, जिनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। यानी ऐसे त्योहार के नाम लिखे जो सभी समुदायों के द्वारा मनाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन द इंडिया विथ इट्स रिच द हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ। अब
आपके दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, कैसे आपका मजबूत करती है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity? Is the sentence quoted above from the book The Discovery of India? यानी आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये चौथा क्वेश्चन है कि अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसकेयर व्हिच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। यानी आपने जो यहाँ पे ये देखा है, इसमें से आपके अनुसार जो हमारे देशभक्ति को झलकाता है उसमें से कुछ पॉइंट आप लिखेंगे। पांचवी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू द सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड द जियोग्राफिकल फैक्टर कैन द इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। आर दिस द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर कनेक्टेड टू ईच अदर? हाउ? कहते लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे इस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या है? ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं, तो कैसे? यानी अब आप समझ गए होंगे कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हमें क्या कह रहा है, हमने इससे क्या सीखा। और ये केवल बताने वर्ष से नहीं होगा, इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग देना है, पढ़ना है, सेंटेंस को समझना है। उसके बाद सेंटेंस समझने के बाद फिर उसका हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद जैसे मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन का हिंदी बता दिया है, इस हिंदी को बताने के बाद अगर आपको समझ में आए तो इसे कॉपी पे बनाएंगे, समझेंगे। और जो से किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इसकी समाधान चैनल के द्वारा पूरी शीघ्रता से की जाएगी। थैंक यू।